नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। अपने छोटे से प्यारे से चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। और ये जो YouTube चैनल बेटा, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस YouTube चैनल पे कौन कौन से किस क्लास की जो है वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। यहाँ 9th से लेकर के 12th तक ये एकेडमिक क्लास की जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ IIT JEE और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक अलग से जो है वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाता है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराए जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई स्टूडेंट 9 में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, 11, 12 में पढ़ रहा है या फिर IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए चैनल हमारा बहुत ही बेहतरीन चैनल है। यहाँ से ज़रूर बच्चों को हेल्प मिलेगी। आप कंटिन्यू इस चैनल पर आप बने रहिए बेटा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो कैसे किस अप्रोच के साथ, किस सोच के साथ बेटा हमें पढ़ना है, हमारे वीडियो लेक्चर को आपको देखना है। तो ज़रूर एक चीज़ तो बेटा ये 100% तय है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका सपना होगा, कुछ ना कुछ आपका टारगेट होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग का सपना देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकल का सपना देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है UPSC, ISPCS या वनडे एग्ज़ाम का सपना देखे होंगे। मैं आपको बता दूं बेटा, कोई भी आपका टारगेट हो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। अभी हम जैसे जैसे ये वीडियो लेक्चर आगे चलेगा वैसे वैसे गला भी साफ़ हो जाएगा हमारा। तो हम कह रहे हैं, अगर कोई भी सपना आपका हो बेटा, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो या कोई भी सपना हो, ये जो 9th और 10th का साइंस होता है, 9th और 10th का साइंस होता है, यही होता है बेस, यही होता है सभी परीक्षाओं का आधार। तो कहने का मतलब ये 9th और 10th यदि आपका अच्छे से गया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली साइंस बेटा, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये आधार सब्जेक्ट माने जाते हैं। अगर आपका ये बेहतरीन हुआ, तो ये अगर अच्छे से गया, अच्छे से समझ में आया, एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में सेट हो गई, तो आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। और अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल का सपना देखे हैं, तब तो बच्चों आपको कहना ही क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको साइंस और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पार्ट आपको यहाँ से करना चाहिए। तो उसी हिसाब से, उसी परिप्रेक्ष्य में हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना है बेटा, या UPSC के लिए जाना है, सिविल सेवा में जाना है, तो वहाँ से जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, अभी से बेटा उसकी प्रैक्टिस क्यों ना किया जाए। तो ये वीडियो लेक्चर बेटा उसी पर्पस से बनाते हैं हम, उसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपका दिमाग बेटा अभी से लॉजिकल हो जाए। चीज़ों को आप अभी से सोचना चालू कर दो, चीज़ों को अभी से सोच के समझना चालू कर दो। ये रटने वाली प्रक्रिया जो है अब बेटा बंद करना चाहिए आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है, हमारे आसपास, बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ बेटा। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th साइंस, हमारे आसपास के पदार्थ। आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए बेटा। ऐसे सिर्फ वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि कुछ देर देखेंगे, कुछ देर दिमाग कहीं दूसरी जगह भटक जाएगा। इसलिए सीरियसली जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर को समझना चाहते हैं, वो पेन ले लीजिए, रफ ले लीजिए, फेयर ले लीजिए। जैसे जैसे चीज़ों को हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते रहिए। जब आप लिखते रहेंगे आपका दिमाग हमारे ऊपर कंसंट्रेट रहेगा, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट रहेगा, तो मेरे द्वारा कही गई हर एक बात आपको बेटा समझ में आएगा। तो पहले चैप्टर का क्या नाम है बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ। देख लीजिए यहाँ पे लिखा मैटर इन आवर सराउंडिंग बेटा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो बहुत बेहतरीन चैप्टर बेटा, ये पूरे साइंस का फंडामेंटल चैप्टर है, पूरे साइंस का आधार है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, मतलब चलो इसमें तो कुछ दिया नहीं है, आगे पढ़ते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल करते हैं बेटा। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो बेटा, उसकी भूमिका तैयार करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसका आधार तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको पढ़ने के चक्कर में जो भूमिका होती है, जो आधार होता है, जो बेस होता है, उसको तैयार नहीं करते हैं। तो ये चैप्टर ना पूरे साइंस का बेटा फाउंडेशन है, ये पूरे साइंस का बेस है। यहीं से सारी चीज़ें बेटा निकल करके एक एक चैप्टर बनेंगी और एक एक चैप्टर में डिटेल से स्टडी होगी। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब ये चैप्टर आप खूब अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी के जो साइंस जितने भी चैप्टर बेटा 9th के हों, 10th के हों, 11th 12th या कहीं के भी हों, सब यहीं से निकल करके एक एक हेडिंग एक टॉपिक बेटा बड़े बड़े चैप्टर बनते हैं। तो कहने का मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरे साइंस की बेटा कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी कि हाँ तो यहाँ से निकल करके चीज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ हम लोग 9th में पढ़े थे, इसका रिलेशन यहाँ से बेटा, और यही साइंस होता है। चीज़ों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह से जोड़ना समझना, यही क्या होता है बेटा, साइंस होता है। समझ में आई बातें? तो देखिए यहाँ पर हमारे आसपास बेटा, हमारे आसपास के पदार्थ, यहाँ एक शब्द आ रहा है बेटा पदार्थ, द्रव्य या मैटर बेटा, इसी पर बेटा फोकस करना है। इस चैप्टर में द्रव्य या मैटर पर ही फोकस करना है। आपने देखा होगा बेटा हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ भी हम कहीं खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, या जिस स्थिति में भी होते हैं, वहाँ आसपास हम किसी न किसी चीज़ों से बेटा, किसी न किसी वस्तुओं से घिरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी अपने क्लासरूम में हैं बेटा, तो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने जो है दीवार है, हमारे सामने मेज़ है, हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ देखिए ये बोर्ड भी दिख रहा होगा, आपको भी बोर्ड दिख रहा होगा, हमारे सामने बोर्ड है, हमारे सामने बेटा लैपटॉप रखा हुआ है, हमारे सामने बल्ब जल रहा है। ओके, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिख रही हैं। इसी तरीके से आप भी जहाँ बैठे होंगे, आपके आसपास कुर्सी मेज़ होगी, हाँ, आपके आसपास बिस्तर होगा, आपके आसपास बेटा अलमारी होगी, आपके आसपास जो है भी बल्ब होंगे, ट्यूबलाइट होंगे, या और भी अन्य प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होगी। तो जहाँ भी हम जिस अवस्था में रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ क्या होता है, कुछ ना कुछ वस्तुओं से बेटा हम डेली घिरे रहते हैं। तो हम जिन भी वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जिन भी वस्तुओं से हम अपने चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उन्हीं को दुनिया कहती है बेटा पदार्थ, या उसी को द्रव्य कहा जाता है, या उसी को मैटर कहा जाता है। मतलब ये हो गया बच्चों कि जिन भी चीज़ों से हम अपने आसपास चारों तरफ, जो भी चीज़ें हमें घेर के रखी हुई हैं, हमें पैक करके रखी हुई हैं, वो सब के सब क्या है, द्रव्य है। अब ये द्रव्य जो होता है ना बेटा, या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ दोनों बातें एक ही होती है बेटा। अब ये द्रव्य या पदार्थ, ये कुछ तो हम देख लेते हैं और कुछ को हम देख नहीं पाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से हम करा रहे हैं। हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कराएंगे बेटा, हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कराएंगे। आप बस सुनते जाइए, ध्यान से समझते जाइए। कुछ को तो हम देख लेते हैं, जैसे लकड़ी है, मिट्टी है, रबड़ है, बल्ब है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वही हैं जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ती बेटा, वहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेटा जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। दिखाई ना पड़ने वाली चीज़ों में आप बता सकते हैं क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी उन्हीं चीज़ों से हम क्या हैं, घिरे हुए हैं। जैसे बेटा एयर है, हवा, हवा आप देखे हो, हवा आप देखे हैं नहीं बेटा, हवा हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा भी क्या है बेटा, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। तो कुछ चीज़ें बेटा हम देख पाते हैं और कुछ चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, देख नहीं पाते हैं लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं बेटा। आप समझने का प्रयास करिए। अभी एक इसकी डिफिनीशन दे रहे हैं, एक बेहतरीन डिफिनीशन देंगे, एक वैज्ञानिक डिफिनीशन देंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बनना चाहिए ना कि पदार्थ होता क्या है, नहीं तो रटने वाली बात हो जाएगी बेटा। तो कुछ चीज़ों को हम देख पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम फील कर पाते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे आँखें, आँखों से हम चीज़ों को देख लेते हैं। जिन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं वो इस स्किन के द्वारा बेटा हम क्या करते हैं, महसूस कर लेते हैं। जैसे अगर हवा चल रही है, अगर ये हवा चल रही है तो हमारी स्किन क्या होती है, बता देती हैं कि हाँ यहाँ पे हवा चल रही है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी क्या करते हैं बेटा, महसूस कर ले जाते हैं। तो वो सब के सब भी क्या होती हैं, द्रव्य या पदार्थ होती हैं। क्लियर हो रही बातें? अभी इसकी एक सुटेबल डिफिनीशन मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन आप चीज़ों को बेटा पहले समझ लीजिए। तो ये दुनिया जब भी हम देखते हैं बेटा, ये संसार जब भी हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये सब बातें आती हैं कि आखिर ये संसार जो है वो किस चीज़ से मिलकर के बना है बेटा, ये जो ब्रह्मांड है वो किस चीज़ से मिलकर के बना है। तो ये किस चीज़ से मिलकर के बना है, इसके बारे में बेटा ये कहानी आदिकाल से चलती चली आ रही है। ये एक दो दिन की स्टोरी नहीं है बेटा, ये आदिकाल से चलती चली आ रही है। जो हमारे आदिमानव यहाँ हुआ करते थे, वो लोग भी इस बात को सोचे होंगे। उसके बाद जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वो लोग भी इसके बारे में सोचे होंगे आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है।
तो आज बेटा आज आकर के हमारे पास नॉलेज हुआ तो हमें पता चला कि ये ब्रह्मांड बेटा दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से बेटा साइंस की स्टार्टिंग करते हैं। ये ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर के बना है। ये ब्रह्मांड बेटा दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा स्याही निकल गई थी ज़्यादा मार्कर में। तो ये ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला बेटा होता है द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट करिएगा बेटा, पहली लाइन क्लास 9th की हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, और यहीं पे पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे पूरा साइंस बेटा आके ख़त्म भी होगा। जब आप 10th 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल और MSc BSc PhD जब कर लेंगे, यही पहली लाइन है बेटा और यही आपकी आखिरी लाइन भी होगी। तो शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। आज आप 9th में हैं, जब आप अपनी पढ़ाई तो इससे कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना, ये जो लाइन मैंने बोर्ड पर लिखा है बेटा, आज पहली क्लास है और ये क्लास बेटा आपको हमेशा मिलेगी, ये लाइन आपको हमेशा मिलेगी। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो कितना फंडामेंटल चैप्टर था, कितना बेसिक चैप्टर था 9th का, जो हम लोगों ने मिस किया था, जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं इस चैप्टर को। तो आप समझिएगा, ये पूरी दुनिया बेटा, ये पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज द्रव्य और सेकंड इज ऊर्जा। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड माने क्या होता है बेटा, यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर के बना है, मैटर और एनर्जी। ऐसा बेटा माना जाता है, माना क्या है, ये सही बात है कि इस दुनिया में बेटा दो ही चीज़ें हैं, एक मैटर है और एक एनर्जी है बेटा। अब इस चैप्टर में ये द्रव्य के बारे में बेटा, इस मैटर के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी हम करेंगे, और एक दूसरे चैप्टर में बेटा एनर्जी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उन्हीं की स्टडी करना है। वो पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या गुण धर्म है, यही सारी चीज़ें बेटा पढ़ना है हमें। क्लियर। और ये ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी बेटा अगले चैप्टर में आपको कराई जाएगी। तो यहाँ द्रव्य समझ लेते हैं और ऊर्जा हम बाद में समझ लेंगे। तो द्रव्य और ऊर्जा जब हम जोड़ देंगे तो उन्हीं द्रव्य और ऊर्जा से मिल करके हमारी बेटा दुनिया बनी है, हमारा ब्रह्मांड बना है, हमारा यह संसार बना हुआ है। तो क्लियर हुई बातें। तो अगर ब्रह्मांड को समझना है, संसार को समझना है, दुनिया को समझना है, तो सबसे पहले बेटा हमें द्रव्य को समझना होगा। क्लियर हो रही बातें। तो द्रव्य को समझने के लिए अब हम चलते हैं बेटा, द्रव्य क्या होता है इसके पास चलते हैं। आप इस लाइन को नोट कर लीजिए, ब्रह्मांड बराबर द्रव्य प्लस ऊर्जा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बेटा, बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था बेटा, आइंस्टीन। उन्होंने कहा कि द्रव्य और ऊर्जा में एक संबंध भी होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। द्रव्य और ऊर्जा संबंध कहलाता है बेटा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, उसको भी हम बताएंगे। तो आप डोंट वरी बेटा, जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो आगे के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है, जो 9th क्लास के लिए भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, उस सारी चीज़ों का बेटा एक सिस्टमेटिक डिस्कशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में करने वाले हैं। तो सो डोंट वरी, इसको आपने नोट कर लिया, ब्रह्मांड द्रव्य प्लस ऊर्जा। अगर आपसे पूछे ये ब्रह्मांड में बेटा कितनी चीज़ें हैं, तो आप बताएंगे द्रव्य प्लस ऊर्जा। तो अब ये द्रव्य क्या होता है, सबसे पहले इसको सीखना बेटा। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे, द्रव्य या पदार्थ। हेडिंग है बेटा, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ। इसको मैटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मैटर या सब्सटेंस कहा जाता है। सब्सटेंस बेटा क्या कहा जाता है, सब्सटेंस। अभी मैंने बताया, एक जो जनरल डिफिनीशन है, एक जो सामान्य डिफिनीशन है बेटा मैटर की, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देख रहे हैं वो सब के सब क्या होती है, द्रव्य होती हैं। अब अगर एग्जाम में आ गया कि सर द्रव्य, पेपर में आ गया द्रव्य की परिभाषा बताओ, तो क्या हम यही लिख के आएंगे कि जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, द्रव्य हैं? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। इसकी एक वैज्ञानिक डिफिनीशन लिखना है, सिस्टमेटिक डिफिनीशन लिखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, ये मार्कर इसलिए उदाहरण ले रहे हैं, इसको आप भी देख रहे हो वीडियो के माध्यम से और हम भी देख रहे हैं। इसको समझना आसान होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए चेक करते हैं बेटा, क्या ये द्रव्य है? भाई हमारे आसपास है तो ये द्रव्य ही है, हमारे आसपास है तो ये क्या है, द्रव्य है। इसको हम महसूस कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, द्रव्य है।
आप देख पाओ, महसूस कर पाओ, किसी भी तरीके से समझ पाओ कि यहाँ पे कोई चीज़ है हमारे आसपास, तो समझिएगा बेटा वो द्रव्य है। क्लियर? ओके बेटा। अब देखिए, अब द्रव्य की कुछ खास बात होती है बेटा, और वो जो खास बात है वो सबके अंदर पाई जाएगी, और वही जो सबके अंदर पाई जाती है वही परिभाषा बन जाती है बेटा। जो सबके अंदर पाई जाती है, जो कॉमन चीज़ होती है, वही क्या बन जाती है? परिभाषा बन जाती है। चलिए, अगर इस मार्कर को बेटा हम देखें, अगर इस मार्कर को कहीं रख दें, हम क्या करें, कहीं रख दें, तो बताओ ये स्थान घेरेगा कि नहीं बेटा? ये मार्कर स्थान घेरेगा कि नहीं? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं सर स्थान घेरेगा कि नहीं। ये तो आपको तब पता चलेगा, मान लीजिए आपने बेटा एक थैला लिया है और थैला पूरी तरीके से भरा हुआ है। मान लीजिए थैले में आपने पेन डाल के रखा, एक छोटा सा थैला है और उसमें ढेर सारी पेन आप भरे हैं, बहुत सारे पेन भरे हैं। अब उसमें स्पेस ही नहीं बचा है कि आप एक्स्ट्रा पेन डाल सकेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि उस मार्कर को ले जाके उस थैले में डालो, तो आप कहोगे सर थैला तो पूरा भर गया है, अब उसमें एक भी पेन नहीं आने वाली है। तो क्यों ये मार्कर उसमें नहीं आ रहा है? आप बता सकते हो? जो थैला भरा हुआ है तो मार्कर आप उसमें क्यों नहीं रख पा रहे हो? बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस। ये जो मार्कर है ना बेटा, ये जगह घेर रहा है और इसको रखने के लिए जगह चाहिए। और ये मार्कर है क्या बेटा? द्रव्य है या पदार्थ है? इसका मतलब जो पहली जो खास बात है पदार्थों की, पदार्थ बेटा स्थान घेरते हैं, वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, पहला कैरेक्टर। तो इसको लिख लिया जाए बेटा, द्रव्य की परिभाषा यहीं से स्टार्ट करते हैं। वह वस्तुएं, एक एक चीज़ समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे बेटा। वह वस्तुएं जो, पहली बात क्या बेटा? स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं बच्चों? स्थान घेरती हैं। वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। पहली बात समझ में आया? ओके बेटा। बताओ, इसमें कुछ भार भी होगा, मार्कर में कुछ भार है, कुछ वेट है बेटा? बिल्कुल वेट होगा, बिल्कुल वेट होगा। इसको आप तौल सकते हो, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, कुछ ना कुछ इसका भार होगा बेटा। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें क्या होता है बेटा? भार होता है। जिनमें क्या होता है? भार होता है। अच्छा, इसमें आयतन भी होगा बेटा। आयतन आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी हम एक एक चीज़ बेटा डिफाइन करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, सबकी अलग से डिफिनीशन बताएंगे बेटा। तो आप समझिए, जो स्थान घेरती हैं जिसमें भार होता है, चलो हम आयतन की बातें नहीं लिखते हैं, तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं बेटा? अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। क्या कहलाएंगे? द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। आप इसको नोट करें बेटा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, गला सूख गया हमारा। चलिए ओके बेटा, स्टार्ट करते फिर से। तो वह वस्तुएं जिनमें क्या क्या क्वालिटी होती है? जो स्थान घेरें, जिनमें भार होता है और जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकें, अनुभव कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुई परिभाषा? अब इसके उदाहरण बहुत सारे हैं बेटा। उदाहरण जैसे जल हुआ बेटा, कांच हुआ, ओके, मिट्टी हुई, लकड़ी, वायु आदि बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो स्थान घेरती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी जो भी हैं बेटा, वो सब के सब क्या होती हैं? वो सब के सब क्या होती हैं? द्रव्य या पदार्थ हुआ करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ?
ये हो गया बेटा पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो को पास करके, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहे हैं अब इसको। ओके बेटा, अब सवाल ये आता है द्रव्य के प्रकार बेटा। आप हेडिंग डालिए द्रव्य या पदार्थ के प्रकार। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। ये पूरी साइंस का बेटा, पूरी साइंस का, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये पूरे साइंस का बेस है बेटा, बेस। जो भी बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ेगा, इस चैप्टर को बिना पढ़े कोई चैप्टर पढ़ेगा, चाहे 10th में हो चाहे 11th हो, किसी भी क्लास हो, उसको मज़ा नहीं आएगा। वो तो पढ़ के समझ लेगा उस चैप्टर को, लेकिन उस चीज़ों को बेटा जोड़ नहीं पाएगा, कोई रिलेट नहीं कर पाएगा बेटा कि चीज़ें एक ही जगह से निकली हुई हैं। आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा बेटा, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मेरा फेवरेट चैप्टर होता है, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है बेटा इस चैप्टर को। तो आप समझिएगा ये कितना फंडामेंटल होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, आप हेडिंग लिखिएगा बेटा, पदार्थ का वर्गीकरण या पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, आपको आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये जो पदार्थ होते हैं, क्या आज हम लोग जो देख रहे हैं, इसके पहले जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो इसके बारे में नहीं जानते थे क्या? पूर्वज होने का सेंस क्या होता? आज की कई हजार साल पहले जब हम लोग, अभी तो ये मानव सभ्यता का विकास बेटा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। क्या जब साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इतना ज़्यादा विकसित नहीं थी, तब उस समय क्या पदार्थ के बारे में लोगों ने बेटा नहीं सोचा था क्या? सोचा था जरूर बेटा। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, बहुत पहले के जो पूर्वज हुआ करते थे, वो लोग भी पदार्थों को बेटा बांटे थे। पदार्थों को क्या किए थे? क्लासिफाइड किए थे बेटा। कितने भागों में? 5 भागों में। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा, इसको हम कह सकते हैं प्राचीन, 2 भागों में बांट सकते हैं बेटा। प्राचीन वर्गीकरण, कौन वर्गीकरण बेटा? एक है प्राचीन वर्गीकरण और दूसरा है बेटा आधुनिक वर्गीकरण। क्लियर हो रही बातें? आधुनिक वर्गीकरण, प्राचीन वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। प्राचीन वर्गीकरण में पदार्थ को बेटा 5 भागों में हमारे पूर्वजों ने बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। पहला क्या था बेटा? वायु। पहला क्या था? वायु। दूसरा क्या था बेटा? जल। तीसरा क्या था? पृथ्वी। चौथा क्या था? अग्नि। और 5वां क्या था बेटा? आकाश। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको बेटा हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंच तत्व। ऐसा बेटा माना जाता था, हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड पदार्थों से मिलकर के बना है, द्रव्य से मिलकर के बना है, और वो जो द्रव्य है, वो जो पदार्थ है, वो सिर्फ 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। कितने तत्वों से बच्चों? 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? आप बोर्ड पर देखिए, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के सभी पदार्थ बने हैं, और उस पदार्थों से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड बना है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? सबको क्लियर हो रही है बात? आपको बेटा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा साइंस कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, साइंस का ओरिजिन कहाँ से है। हम प्राचीन काल से स्टार्ट किए हैं बेटा, प्राचीन काल से यहीं से सारी चीज़ें बेटा ओरिजिनेट हो रही हैं, और धीरे धीरे इसकी स्टडी होगी बेटा। नए नए नियम आएंगे, नए नए रूल आएंगे, नए नए क्लासिफिकेशन आएंगे, तब यहीं से सारी चीज़ें रिलेट होंगी। मज़ा आएगा बेटा पढ़ के। अगर आपको वीडियो बेटा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर करिएगा, और उसको ढेर सारे लोगों को वीडियो को भेजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार की वीडियो बेटा पाने के लिए। और पूरा सिलेबस यहाँ कराया जाएगा, 9, 10, 11, 12 ये तो क्लास बेटा चल ही रहे हैं। IIT JEE और नीट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी तैयारी करवा रहे हैं बेटा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू किया गया है, पूरा सिलेबस बेटा ख़त्म किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से बेटा जो प्राचीन क्लासिफिकेशन है, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हुआ करते हैं। कितने तत्व हुआ करते हैं बेटा? ये
5 तत्व हुआ करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के पदार्थ बना और पदार्थ से बन करके हमारी पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ओके बेटा, अभी ये क्या है, ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है। ये जो पुराना क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। बस इनको आप समझिए कि पंचतत्व के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे महाभारत हैं, रामायण हैं, उसमें ये 5 तत्वों के बारे में क्लासिफिकेशन मिलता है पदार्थों का। अभी आधुनिक वर्गीकरण में क्या है, आधुनिक जो वर्गीकरण है बेटा, उसका 2 आधार है। यहाँ भी कितने आधार हैं? 2 आधार हैं बेटा। देखो, यहीं से पूरा साइंस बेटा बन रही है, यहीं से पूरी साइंस की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बहुत अच्छे से बेटा आप पढ़िएगा, आगे आप कोई सा भी क्लास पढ़ोगे, मैं बार बार क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ बेटा, हर स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के भाग जाते हैं। यहीं से सारी चीज़ों की रूपरेखा तैयार हो रही है, यहीं से सारी चीज़ें निकल करके 10 में है, 11 में है, 12 में है बेटा। जब आपको बेसिक पता रहेगा, फंडामेंटल पता रहेगा, तो आपको सोचने में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, सवाल को लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आधुनिक जो वर्गीकरण है वो पहला है बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला क्लासिफिकेशन किस आधार पर है बेटा? भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर। किस आधार पर बेटा? रासायनिक अवस्था के आधार पे। आधुनिक क्लासिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक है, क्योंकि नाम से ही क्लियर होता है ये आधुनिक है। अगर ये आधुनिक है तो ये ज़्यादा सिस्टमेटिक भी होगा। तो आधुनिक होने के नाते ये भौतिक अवस्था के आधार पे अलग क्लासिफिकेशन और रासायनिक अवस्था के आधार पर बेटा अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम आपको बताएं, ये जो रासायनिक अवस्था के आधार पे क्लासिफिकेशन है, इसको भी हमें पढ़ना है बेटा, इसको भी हमें पढ़ना है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन एक ही साथ में बेटा सारी चीज़ों की स्टडी पॉसिबल नहीं है। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं बेटा, किसी दूसरे चैप्टर में इसको पढ़ा जाएगा। वहाँ पे खूब डिटेल से, खूब अच्छे से, बेहतरीन तरीके से बेटा हम लोग वहाँ मिलजुल करके इस चैप्टर को कवर करेंगे। लेकिन अभी इसको तो बेटा रोकना होगा, अभी इसको रोकना होगा। इसको हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में इसकी पढ़ाई होगी। लेकिन ये तो बेटा इसी अध्याय में पढ़ना है। ओके, इसी अध्याय में पढ़ना है, इसी अध्याय में पढ़ना है। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस को 3 भागों में, सॉरी पदार्थों को 3 भागों में बेटा बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यस बच्चों, 3 भाग। पहला, ये सब जानते होंगे, ठोस, जिसको आप कहते हो बेटा सॉलिड। क्या यहाँ नीचे तक बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको? ओके, दिख रहा है बेटा, सॉलिड। दूसरा क्या है? द्रव, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव क्या होता है बेटा? लिक्विड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। गैस को कहते हैं गैस ही बोलते बेटा। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया बेटा, वो होता है ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो पूरा का पूरा बेटा ये चार्ट जो मैंने बनाया है बोर्ड पर, ये सब आप बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आप फेयर कर लीजिए। जो बच्चे फेयर कापी नहीं बनाए हैं वो लोग फेयर कापी बना ले बेटा। एक कापी ले ले, उसमें सारी चीज़ों को बेटा सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते जाए और डेली का डेली बेटा तैयार करते जाए, डेली का डेली याद करते जाए। वीडियो को पॉज करिए बेटा और इसको खूब अच्छे से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। ओके बच्चों, नोट कर लिए यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा पदार्थ क्या होता है। इस तो हम लोगों ने समझा, पदार्थ का क्लासिफिकेशन कैसा किया गया ये समझा। अब इस चैप्टर में कुछ विशेष बातें बेटा आपको हम बता रहे हैं। अभी जो क्लासिफिकेशन है उसको वहीं रोक रहे हैं बेटा। जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया उसको वहीं रोक करके कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन बेटा आपको समझाने वाले हैं। पदार्थों से ही संबंधित हैं। जब तक उन परिभाषाओं को आप समझेंगे नहीं, तब तक इस चैप्टर को बेटा आगे समझ नहीं पाएंगे। तो आप हेडिंग लिखेंगे, पदार्थों से संबंधित
हेडिंग रहेगा बेटा आपकी पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं किससे संबंधित है बेटा? पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं बेटा, पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आपसे दो परिभाषाओं के बारे में, जिसमें पहली है बेटा द्रव्यमान और दूसरा है बेटा भार। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे 9th पास कर लेते हैं, 10th पास कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से द्रव्यमान और भार में बेटा अंतर ही नहीं समझ में आता है, और ये क्या होते हैं ये भी वो अच्छे से नहीं जानते हैं। आज बेटा आप अच्छे से पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन कभी लाइफ में भी नहीं आएगी। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर जगह आता है, बिना इसके आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते हो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हेडिंग आप लिखेंगे द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मास। क्या कहा जाता है बेटा? मास कहा जाता है। द्रव्यमान को क्या कहा जाता है बेटा? मास कहा जाता है। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं बेटा? तो आप परिभाषा लिखेंगे पदार्थ में उपस्थित मात्रा, पदार्थ में उपस्थित मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, आपको फील करने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पदार्थ में उपस्थित मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं बेटा, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। मात्रा आप कैसे समझेंगे बेटा? जैसे कोई चीज़ पदार्थ अगर है, जैसे ये मार्कर है, आप समझो बेटा, अगर ये मार्कर है इसमें कुछ ना कुछ बेटा मात्रा होती है। अगर इसको हम हाथ में लिए हुए हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कुछ स्थान घेर रही है, इसका कुछ ना कुछ बेटा वजन भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ये स्थान घेर रही है, कुछ ना कुछ इसका मास है बेटा। मास का मतलब क्या? कुछ ना कुछ इसकी मात्रा है, कुछ ना कुछ इसकी निश्चित जो है इसका भार होता है। इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मात्रा बोलते हैं। जैसे अगर आप दुकान पर गए, बहुत सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, मात्रा आप समझ जाओ। दुकान पे गए, आप 1 किलोग्राम चीनी खरीदे और एक जगह गए 2 किलोग्राम चीनी खरीदे। मैं आपसे कहूँ कि किसकी मात्रा ज़्यादा है बेटा, तो आप कंपैरिजन करते हो, वस्तुओं को देखते हो ना, देख करके कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, आप समझने का प्रयास करो बेटा, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा है कि 2 किलोग्राम चीनी? तो अब निश्चित रूप से बेटा 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा होगी और 1 किलोग्राम क्या होगी बेटा? कम होगी। तो 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा, वो ज़्यादा स्थान घेरी है, उसमें ज़्यादा भार भी है, और 1 किलोग्राम चीनी कम स्थान घेरी है, कम, उसमें भार भी कम है। तो हम कहते हैं कि उसकी मात्रा ज़्यादा और इसकी मात्रा कम है। तो द्रव्यमान क्या होता है बेटा? मात्रा होता है। पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं बेटा? द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहते हैं। अब मात्रा अगर द्रव्यमान है तो इसका मेजरमेंट भी किया जाना चाहिए बेटा। तो इसको जिस मात्रक में नापते हैं उसका मात्रक होता है बेटा किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम दें बेटा, उदाहरण जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। ये जो 5 किलोग्राम है ना बेटा, ये द्रव्यमान को बता रहा है, उसकी संहति को बता रहा है। इसका एक और नाम होता है संहति बेटा। तो द्रव्यमान या संहति या मात्रा बेटा, या इसी को आप क्या कह सकते हो? मात्रा। आप इसको रियलाइज़ करो, फील करो। आपके पास 5 किलोग्राम कोई भी चीज़ है, उसको जहाँ रखोगे ना कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, कुछ ना कुछ वो अमाउंट होगा बेटा। जब हाथ में पकड़ोगे या किसी थैले में रखोगे, कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी? मात्रा। वही जो मात्रा आपको दिखती है उसी को आप क्या कहते हो बेटा? द्रव्यमान कहते हो। तो द्रव्यमान को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो किलोग्राम में है। जैसे अगर आपको आलू खरीदना है
तो उसकी मात्रा को नापने के लिए आप किलोग्राम यूज करोगे, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 1 कुंटल, 2 कुंटल या 10 कुंटल। बेटा समझ में आ रहा है? तो मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की ज़रूरत पड़ती है वो होता है किलोग्राम। और जो सबसे खास बात है ना बेटा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, और इसको आप रट लीजिएगा, हमेशा के लिए रट लीजिएगा बेटा, लाइफ में ये हमेशा आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित। द्रव्यमान क्या रहता है बेटा? अपरिवर्तित होता है। द्रव्यमान कैसा होता है? अपरिवर्तित। आप कहीं भी चले जाओ बेटा, आप धरती की किसी भी कोने पर चले जाओ, द्रव्यमान कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये मार्कर बेटा मेरे हाथ में जितना बड़ा है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। ये मार्कर मैंने लिया, इंडिया में मार्कर को लिया, इसकी जितनी भी मात्रा है, इसको चाहे मैं जहाँ लेके चला जाऊँ, अमेरिका लेके चला जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया लेके चला जाऊँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी भी देश में धरती की किसी भी कोने में लेके चला जाऊँ, अंटार्कटिका में लेके चला जाऊँ, तो भी इसका जो संगत है, जो उसकी मात्रा ना बेटा, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। इवन यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी इसको लेके चले जाएं, भैया पृथ्वी की ही बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा, बृहस्पति, मून, कहीं भी, अभी हर जगह जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर इसको लेके हम चले जाएंगे तो इसका बेटा द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। ये जैसे है वैसे ही दिखेगा बेटा, इसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्रव्यमान ये बेटा कभी चेंज नहीं होता है, स्थान बदलने से, समय बदलने से, जगह बदलने से ये कभी बदलता नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। समझ में आया? तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा, उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक होता है बेटा किलोग्राम। ये MKS मात्रक है। MKS और CGS क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, हम सब सिखा देंगे आपको। उदाहरण जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम, ऐसा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। क्लियर हो रही बातें? ये इतनी बातें बेटा आपको हमने बताया द्रव्यमान के बारे में। वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से बेटा आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब मिटा देते हैं इसको। इसके बाद बेटा है भार। भार क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेडिंग लिखिए भार। भार, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? वेट कहा जाता है। भार क्या कहते हैं इसको बेटा? भार, वेट, वेट कहते हैं बेटा, वेट। भार, भार क्या होता है? देखिए हर वस्तु में कुछ ना कुछ बेटा भार होता है। अब सर भार क्या होता है? भार देखो, जैसे मैं आपके हाथ में बेटा, आपके हाथ में एक मार्कर रख दिया हूँ, तो ये कुछ ना कुछ वजन है बेटा, कुछ ना कुछ इसका अपना वजन है। अभी इसी तरीके से 10 मार्कर ला के रख दूंगा। कितने मार्कर बेटा? 10 मार्कर ला के रख दूंगा, तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा भारी और महसूस होगा ना। आपका हाथ क्या होगा? नीचे की तरफ झुक जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। आपके हाथ पे अगर हम 10 किलोग्राम की कोई वस्तु ला करके रख दिए तो क्या होगा? हाथ नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, वही जो हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है बेटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। भार क्या होता है, इस बात को आप विजुलाइज करो, इस बात को आप रियलाइज़ करो, भार क्या होता है। जैसे जब किसी चीज़ को हम उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, क्या बेटा? कोई लकड़ी का टुकड़ा है, जब उसको हम उठाते हैं तो बहुत आसानी से नहीं उठता है, या अगर उठ भी जाता है बेटा, वो उठ भी जाता है तो वो नीचे जाने का प्रयास करता है। ऐसा हमें लगता है कि उसको नीचे से कोई खींच रहा है। आपको कभी लगा कि नहीं लगा? जैसे आपको क्या, जैसे 10 किलोग्राम का कोई बोरा है, उसमें कोई चीज़ रखा हुआ है, जब आप उसको उठाते हो तो क्या ऊपर की तरफ भागता है? वो बोरा बेटा ऊपर की तरफ भागता हुआ कभी नज़र आया आपको? नहीं बेटा। जब उसको हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। और वो नीचे की तरफ जो खींचता है वो कौन होता है? तो जब नीचे जा कर के देखते हैं तो कोई नहीं मिलता हमको। नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? कोई खींचने वाला है नीचे की तरफ? नहीं, कोई नहीं है। तो बाद में पता चला बेटा ये बात, नीचे की तरफ कोई और नहीं बल्कि हमारी अर्थ ही खींच रही है। हमारी अर्थ ही सभी चीज़ों को क्या कर रही है बेटा? खींच रही है। हमारी अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से बनी हुई है बेटा कि वो हर वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, हर वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। कोई भी वस्तु है बेटा,
अगर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो उसको क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो पृथ्वी जिस बल से खींच रही है, समझना बेटा ध्यान से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही डिफिनीशन है बेटा भार की। किसी भी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, वही उस वस्तु का भार कहलाता है। वही उस वस्तु का क्या कहलाता है बेटा, भार कहलाता है। यस बेटा, अगर ये अर्थ है तो अर्थ की सतह पर या इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई बॉडी है बेटा, इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और यही जो बल होता है बेटा, यही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो जिस किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जितने बल से खींचते बेटा, उसी बल को कहा जाता है भार। उसी बल को क्या कहा जाता है बेटा, भार। तो इसको लिख लिया जाए, पृथ्वी वस्तुओं को किधर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ, अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है, जिस बल से क्या करती है बच्चों, खींचती है। पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है, उसे, इसको इधर लिख दे रहे हैं बेटा, नहीं तो ये डेफिनेशन में डिस्टर्ब करेगा, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे किससे लिखते हैं बेटा, इसे स्मॉल w से या कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। तो पृथ्वी हर वस्तु को बेटा अपने केंद्र की तरफ खींच रही है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज़ को, जितनी भी चीज़ उसके सतह के ऊपर जाएगी उन सब को बेटा अपनी तरफ खींच लेती है। यही कारण है कि अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, फुटबॉल को फेंक देते हैं, या कोई भी हल्की या भारी वस्तु बेटा ऊपर की तरफ जब भी जाती है तो क्या होता है, वो नीचे ही आती है। नीचे आने का रीज़न क्या है बेटा, नीचे आने का रीज़न क्या है, क्योंकि पृथ्वी सब को अपने केंद्र की तरफ क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। क्लियर हो रही बातें। और जिस बल से वो खींच रहे बेटा, उसी बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। वीडियो को रोक करके बेटा इसको नोट करिएगा। चलिए, भार से रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पर बता देते हैं। इसको बेटा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। अब अगर भार है बेटा, इसका मेजरमेंट भी करना होगा। तो भार का मात्रक देखिए, मात्रक बेटा, इसका भार का मात्रक होता है किलोग्राम भार, किलोग्राम भार। अब कह रहे हो सर ये कैसा मात्रक है, तो अभी याद कर लो बेटा, अभी याद कर लो। अभी हम पढ़ाएंगे, बल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, आगे आपके सही सिलेबस में फोर्स, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत डिटेल से बताएंगे किलोग्राम भार क्या होता है, और पृथ्वी क्यों अपने सेंटर की तरफ किसी चीज़ को खींचती है, ये भी आपके सिलेबस में गुरुत्वीय क्षेत्र वाले चैप्टर में बेटा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वहाँ मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। किलोग्राम भार या इसी को न्यूटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन। न्यूटन का तो नाम सुने ही होंगे। तो भार का मात्रक किलोग्राम भार या न्यूटन होता है बेटा। ओके, और भार W बराबर जो होता है m इंटू जी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। किसी वस्तु का जो भार होता है वो द्रव्यमान गुणे स्मॉल जी को कहते हैं बेटा गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। डोंट वरी, अगर ना समझ में आ रहा हो कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है बेटा, आप परेशान ना होइएगा। पूरा का पूरा चैप्टर बेटा इस पर है, पूरा का पूरा लेसन ही इस पर है, समझाएंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है अगर याद आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो परेशान ना होइए, अभी आप नोट्स बना लीजिएगा। पूरे चैप्टर है बेटा स्मॉल जी के ऊपर, वहाँ डिटेल से हम बात करेंगे। स्मॉल जी होता क्यों है, इसकी वैल्यू कितना है और इसका मान बदलता क्यों है, ये सारी चीज़ें बेटा हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अभी आप फिलहाल के लिए फार्मूला क्या याद करेंगे, भार बराबर होता है m इंटू जी। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार के रेस्पेक्ट में बेटा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि भार क्या होता है, भार बेटा स्थान बदलने पर बदल जाता है। भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। स्थान बदलने पर क्या होता है बेटा, अभी आपने देखा तो द्रव्यमान नहीं बदलता था। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप जाइए वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो भार है ना बेटा, भार, ये भार जैसे जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटे तुरंत उसका भार बदल जाता है। रीजन ये है क्योंकि
क्योंकि बेटा जी का मान बदल जाता है। देखो भार बराबर है एम इंटू जी, एम तो कांस्टेंट होता है बेटा, एम क्या होता है कांस्टेंट, लेकिन ये जो जी होता है ना ये वेरिएबल होता है बेटा, जी क्या होता है वेरिएबल, ये बदलने वाला होता है। अब अगर जी बदल रहा है तो उसका भार क्या नियत रहेगा, नहीं, अगर जी बदल रहा है तो डब्ल्यू भी क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। तो भार स्थान बदलने पर बदल जाता है क्योंकि जी का मान बदल जाता है, क्योंकि जी का मान क्या होता है बेटा, बदल जाता है। क्लियर हो गई बातें। कभी कभी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का, 60, ये डाटा बेटा याद करो मेरे साथ, क्योंकि आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं। अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो आपको अभी तो नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बेटा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उस त्वरण का 1/6 गुना कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। तो जितना बेटा त्वरण पृथ्वी पर है उस त्वरण का 1/6 भाग कहाँ पर है बेटा, चंद्रमा पर है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण बेटा स्मॉल जी है तो चंद्रमा पर g/6 होता है बेटा। तो इसको हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ओके बेटा, देखिए हमने ये कहा कि जो अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण बेटा स्मॉल जी है तो चंद्रमा पर g/6 होता है, जी मून, ये सब निकलवाया जाएगा बेटा। अभी तो हम आपको बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, याद कर लीजिए। जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का है उस गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग कहाँ है, चंद्रमा पर है। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार कितना है, 60 किलोग्राम भार है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर भार बेटा क्या करना है, 6 से भाग कर देना है, क्योंकि वहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण है बेटा वो g/6 है। कितना है, g/6, 6 से जब आप भाग करेंगे कितना, 10 किलोग्राम। तो चंद्रमा पर वही व्यक्ति जाएगा और अपने भार को तौलेगा बेटा तो 10 किलोग्राम आएगा। अगर मेरा वेट 60 किलोग्राम है, अर्थ पर मेरा वेट कितना बेटा, 60 किलोग्राम, अगर मैं मून पे जा करके तौलूंगा अपना वेट तो वहाँ पर 60/6 यानी 10 किलोग्राम का हमारा वेट मिलेगा। क्लियर हो रही बातें, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है, तो इसलिए 6 गुना भार भी कम हो जाएगा। ये कैसे आया, सवाल क्यों आया, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं बेटा परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगले चैप्टर में डिटेल से इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग करेंगे जब गुरुत्वीय त्वरण आपको पढ़ाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस बेटा इतना ही। उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो लेक्चर आप एंजॉय किए होंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो भी चीज़ बेटा आपको समझ नहीं आई है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं करा रहा हूँ। अगर कोई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम का बच्चा बेटा इसको देख सकता है। एक फाउंडेशन टाइप का ये कोर्स है बेटा, जो इंजीनियरिंग मेडिकल आगे करना चाहते हैं बच्चे या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें जीएस पोर्शन होता है बेटा, वो पूरा का पूरा सिलेबस हम इस वीडियो लेक्चर में करा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप बेटा वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।